नमस्कार। कल साफ दिखने में थोड़ी समस्या होने के कारण इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको काफ़ी साफ दिखेगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आप अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिए। जब हम व्यक्ति या समुदाय से घृणा करते हैं तो ये हमारी किस अभिवृत्ति का परिचायक है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बाकी लैंग्वेज तो ये जोड़ी जा रही है साथ में, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही है और वो क्या है, अभिवृत्ति या फिर कौन सी, मनोवृत्ति। और अभिवृत्ति मनोवृत्ति से संबंधित ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति किसी समाज, व्यक्ति, समुदाय के प्रति नकारात्मक हो, उसके प्रति वो नफरत की भावना हो, घृणा करता हो, तो ये कैसी हो सकती है, निषेधात्मक, और दूसरी कैसी, नकारात्मक। इसका 3 नंबर उत्तर सही होगा, उक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न, बालक के चरित्र के गुण दोषों का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ समझना है बालक के चरित्र और उसके गुण और दोषों का अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी क्या देख करके, उसकी आदत को देख करके, उसके भाव से, उसके संवेग से, उसके अनुकूलन से। देखिए भाव और संवेग ये परिवर्तित होते रहते हैं, यहाँ पता नहीं लगाया जा सकता। अनुकूलन समायोजन है, इससे पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसकी जो आदतें होती हैं वो बाद में परिवर्तित कम होती हैं। इसलिए ड्राइडेन ने कहा है कि व्यक्ति पहले अपनी आदतें बनाता है, फिर आदतें उसको बना देती हैं, इसीलिए वो आदतें फिर स्थायी हो जाती हैं। उसको देख करके उसके गुण दोषों का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किस विधि से संबंधित है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन देख करके भी हम उत्तर दे सकते हैं। ऐसा ही कौन सी विधि है जिसके अंदर दशाएं जो हैं वो निर्धारित होती हैं। देखिए गाथा वर्णन विधि, इसमें तो आत्म गाथा विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की गाथा लिखेगा। तुलनात्मक में एक तुलना की जाती है, वस्तुओं की तुलना करके अध्ययन किया जा सकता है, व्यक्तियों की तुलना करके अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी विधि जिसके अंदर मन और शरीर का अध्ययन किया जाता हो उसे मनोभौतिक विधि कहते हैं। दशाएं निर्धारित हमेशा एक विधि में होती है जिसे कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण जिसे कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह हमें अच्छी तरह से समझना होगा। छात्र के शैक्षिक विकास का पता लगाने, पूर्व योग्यता का पता लगाने, चारित्रिक विकास का पता लगाने, सामग्रिक विकास का पता लगाने। सिर्फ याद रख लो ये शैक्षिक विकास हेतु ही होता है निष्पत्ति। एक बालक ने कितना ग्रहण किया है उसकी उपलब्धियां जांचो, उपलब्धि परीक्षण है जिसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। एक प्रश्न ये आप मान के चलिएगा, यहाँ समझ लेना क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पर किया जाता है। ये विद्यालय स्तर से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान जब विद्यालय स्तर से संबंधित हैं, समाज की बुराई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये उसके उत्तर नहीं हो सकते। बालकों में धूम्रपान की आदत, ऐसे अध्ययन किए जा सकते हैं। बालक द्वारा देरी से आना, बालक द्वारा धूम्रपान करना, कक्षा से भाग जाना, विद्यालय की और भी कई समस्या हो सकती हैं जिसका अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। कितने वर्ष तक राज्य सरकार बालकों के लिए उनके पड़ोस में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। यहाँ आसानी से आप सभी उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल जल्दी उत्तर दिए आप सभी ने। और ये हैं कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो ज्ञान आधारित होंगे जिनको आपको बार बार याद करवाऊंगा, हर बार चेंज होते रहेंगे। अभी 1000 प्रश्न जब आपको करवाऊंगा तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमें बहुत सारे प्रश्न सीखने को मिले हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है। सकारात्मक कार्रवाई हेतु, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, सीखने के तरीके के लिए, उक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर होगा उक्त सभी के लिए। देखिए यहाँ समझना है फीडबैक क्या होता है। जैसे अभी
आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर देते समय मेरे द्वारा सही उत्तर देखने पर यह कहा जाता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। जब इस तरह से कहा जाता है समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, फीडबैक दे रहा हूँ। ये किसके लिए दे रहा हूँ? सकारात्मक कार्रवाई के लिए, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, सीखने के तरीके के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। ब्रोनर के अनुसार किस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अधिगम करता है? गामक, प्रतीकात्मक, प्रतिमापरक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यह समझना है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण प्रतिमा। देखिए जब किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु की प्रतिमा उसके मस्तिष्क में बनती है। बिना देखे प्रतिमा नहीं बन सकती, प्रतिमा इमेज देखने से ही बनती है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पढ़ रहे होंगे जिन्होंने मेरे को देखा नहीं है, उनके मस्तिष्क में किस प्रकार की इमेज बन रही होगी। वो प्रत्यक्षीकरण जब तक नहीं है तब तक सही इमेज नहीं बनती है। तो यहाँ प्रत्यक्षीकरण प्रतिमापरक अवस्था। बालक के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसके विकास के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता, शिक्षक शिक्षिका, देवी देवता। कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? माता पिता ही उत्तरदायी है, क्योंकि एक माँ को 100 शिक्षकों के बराबर बताया गया है। मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? इस तरह के प्रश्न भी हमें पढ़ने होंगे। किस अवस्था में संवेग अस्थिर होते हैं? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किस अवस्था आने पर संवेग स्थिर होने प्रारंभ हो जाते हैं? देखिए शैशवावस्था में अस्थिर होते हैं, बाल्यावस्था में स्थिर होने प्रारंभ हो जाते हैं, किशोरावस्था में स्थिर होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र गति से क्या होता है? परिवर्तन होता है। वृत्तीय विकास के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? कुछ प्रश्न हमें ऐसे भी तैयार करने चाहिए। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, ये गलत। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, ये सही है। अब आपसे ही पूछ लेता हूँ कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर दे दीजिए। ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ज्ञान आधारित है। मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ क्या है? यहाँ ध्यान रहे, प्रश्न को सही तरह से पढ़ लीजिए। जिनको भी मनोविज्ञान विषय कठिन लगता है उनको मैं कहना चाहता हूँ ये इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन इसके लिए इसको समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बिना समझे जल्दबाजी में उत्तर दे देते हैं। मानसिक मंद, बस इतना समझ लो, औसत से कम मानसिक योग्यता। रचनात्मक अधिगम में बालक होता है। यहाँ देखिए पहले यह समझना है अधिगम, अधिगम कैसा? रचनात्मक, रचनात्मक को कहते हैं सृजनात्मक, और ये लीजिए सृजनात्मक ज्ञान का सृजन करता। आसानी से अब आपने उत्तर दे दिया, ज्ञान का सृजन करता। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना। प्रश्न की भाषा को समझिए। अस्वाभाविक उत्तेजक और फिर कैसा है? स्वाभाविक उत्तेजक। देखिए अस्वाभाविक उत्तेजक क्या था? घंटी। स्वाभाविक उत्तेजक क्या था? भोजन। अब दोनों के समान प्रतिक्रिया करना। भोजन से भी लार आना और घंटी से भी लार का आना। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? ये पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत के अनेक नाम हैं, उसमें से इस ऑप्शन में कौन सा है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कोर्टलेविन का है। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सीखना प्रारंभ होता है।
सीखना कब प्रारंभ होता है? अनुभव, ज्ञान, रुचि या जिज्ञासा। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की जिज्ञासा होती है तब से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम कह सकते हैं तत्परता, जिसे तत्परता कहा जा सकता है। घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, लेकिन पानी पीना घोड़े पर ही निर्भर करता है। यहाँ तत्परता होनी चाहिए, सीखने की तत्परता होनी चाहिए। सीखने की तत्परता कई अभ्यर्थियों में इतनी ज़्यादा है, क्लास का समय 8 बजे रहता है, लेकिन 5-10 मिनट पहले से ही तैयार हो जाते हैं। वो बहुत तत्पर हैं, उनको पता है आज किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसमें से मेरे कितने प्रश्न सही होंगे, कितने प्रश्न गलत होंगे, और उसमें से गलत होंगे तो क्यों होंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब्राहम मैस्लो ने, मैक्लीलैंड ने, जॉन हॉली ने या गैरेट ने? सामान्य प्रश्न है और जल्दी से उत्तर, प्रश्न ऑप्शन बिना पढ़े सीधे दे रहे हैं, और मैक्लीलैंड। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर सबसे ज्यादा बल देता है? संकल्प शक्ति मतलब इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति सिद्धांत से संबंध दीजिए ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ऐच्छिक सिद्धांत। 3 नंबर इसका सही आंसर है। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है, इनकी क्रियाएं उच्च कोटि की होती हैं, इनकी रुचि रचनात्मक कार्यों में होती है, इनकी क्रियाएं भावनाओं में संचालित होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भावुक व्यक्ति जो होता है वो भावनाओं में बह जाता है, और भावनाओं में बह जाने का मतलब उनकी क्रिया जो होती हैं वो भावनाओं में ही संचालित होती हैं। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? गैरेट ने, ऑलपोर्ट ने, ऑलपोर्ट कैटल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्ञान आधारित प्रश्न है, आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। ऑलपोर्ट और कैटल ने। समायोजन दूषित हो जाता है। प्रश्न की देखिए भाषा समझिए, पर्यावरण नहीं है जो दूषित हो रहा है, समायोजन दूषित क्या? समायोजन नहीं हो पाता है। भग्नाशा, संघर्ष, मानसिक तनाव, उक्त सभी। जब व्यक्ति मानसिक तनाव में हो, जब व्यक्ति मानसिक संघर्ष हो, जब व्यक्ति भग्नाशा, कुंठा हो व्यक्ति में, ऐसी स्थिति के अंदर समायोजन क्या हो जाएगा? दूषित, उपयुक्त सभी। असामान्य बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, ऐसे बालक जो सामान्य नहीं है। सामान्य बालक, ये सभी बालक सामान्य बालक हैं, और यहाँ कुछ बालक हैं ये असामान्य बालक हैं। ये इतने सारे बालक सब सामान्य हैं, ये सब सामान्य बालक हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे हैं जो ये असामान्य। किसे? बुद्धि के आधार भी हो सकते हैं, सामाजिक आधार भी हो सकते हैं, शारीरिक आधार पर भी हो सकते हैं। ये सभी बालक हैं, उक्त सभी सही है, ये असामान्य बालक है। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है मौन वाचन। देखिए, पहले से बहरा है, अब मौन से नहीं पढ़ा सकते। ओष्ठ वाचन या आदर्श वाचन या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नहीं, आदर्श वाचन नहीं, यहाँ पर ओष्ठ पठन विधि। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए उसमें से कौन सा प्रकार नहीं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, राजनैतिक बुद्धि। देखिए, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक बुद्धि ये प्रकार नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए किस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि, किस में अमूर्त बुद्धि और किस में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। देखिए, वस्तु के आधार पर जो चिंतन होता है वो मूर्त बुद्धि है, नहीं होता है वो अमूर्त बुद्धि है, और सामाजिक कार्यकर्ता उसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। कैटज के अनुसार अभिवृद्धि प्रक्रिया का कार्य है अहम का बचाव। देखिए, यहाँ कैटज ने अभिवृद्धि टॉपिक को आपको अलग से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ आसानी से थोड़ा समझना है। कैटज के अनुसार अभिवृद्धि प्रक्रिया का कार्य क्या है? अहम का बचाव, मूल्यों का विव्यक्तीकरण, वातावरण का ज्ञान या उक्त सभी। देखिए, अभिवृत्ति यानी मनोवृत्ति, जिसमें वातावरण का ज्ञान,
अहम का बचाव, मूल्यों का विभक्तिकरण, उक्त सभी सही हैं। सृजनात्मकता वो कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। ये परिभाषा किसने दी? स्टेन, कार्वस्की, गिलफोर्ड, मेडनिक। देखिए कुछ ऐसी परिभाषा याद करिए, ज़्यादा परिभाषाएं नहीं आती हैं, फिर भी कोशिश ऐसी करो कि ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएं। सही उत्तर है इसका स्टेन। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 100, 110, 120 या 90। देखिए प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। सृजनात्मक जो बालक होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि होती है 120। सृजनात्मक बालक। किसी भी योजना में अध्यापक की क्रिया होती है, किसी भी योजना में अध्यापक की क्रिया होती है। आदर्श वचन या आदर्श वाचन, कठिन शब्दों को लिखना, उच्चारण करना, वर्तनी का अभ्यास करा के उसका विश्लेषण करना, उक्त सभी। यहाँ योजना से संबंधित एक प्रश्न है और इसका सही उत्तर है अध्यापक की क्या क्रिया। देखिए आदर्श वाचन हमेशा कौन करता है? आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। कठिन शब्दों को लिखना और उच्चारण करना अध्यापक करेगा। वर्तनी का अभ्यास करा के उसका विश्लेषण करना अध्यापक करेगा। तो उपरोक्त सभी सही हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम पद कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद कौन सा है। यहाँ ध्यान रखना, समस्या की पहचान करना, समस्या का चयन करना, परिणाम का मूल्यांकन करना, परिकल्पना का परीक्षण करना। हमेशा ध्यान रखना अंतिम पद में हमेशा मूल्यांकन ही होता है और प्रथम पद के अंदर समस्या की क्या की जाती है? समस्या की पहचान की जाती है और पहचान करना और उसके बाद में समस्या का क्या करना? कोई एक समस्या का चयन करना होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? आसानी से आप प्रश्न दे रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इससे भी कठिन प्रश्न और याद करिए। कब लागू हुआ, कौन से मौलिक अधिकार में मूल कर्तव्य के अंदर इसको लागू किया गया, इसकी बहुत सारी डिटेल है जिसको पढ़ना होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं, पढ़ लीजिए ऑप्शन। अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक, शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकने में सहायक। उपरोक्त सभी सतत और व्यापक मूल्यांकन, एक ऐसा मूल्यांकन जो सतत है, लगातार, व्यापक है, हर दृष्टिकोण से उसमें सारी गतिविधियों को शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान रखना CCE में ये सारी बातें शामिल हैं। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संप्रत्यय निर्माण में खोजपूर्ण अधिगम तथा भाषा विकास की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया? यहाँ खोजपूर्ण शब्द आता है, खोजपूर्ण अधिगम। यहाँ देखिए नाम चेंज कर दिया है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ नाम चेंज कर दिया गया। खोजपूर्ण की जगह अगर मैं अन्वेषण लिख दूं तो आप तुरंत उत्तर दोगे ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। अन्वेषण अधिगम। अभिवृद्धि और विकास में कौन सा अंतर है? अभिवृद्धि और विकास में, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, ये अंतर है। वृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, ये भी सही है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, जबकि ये गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसके तीनों पार्ट हैं, ये सही है। चौथा ऑप्शन इसका है, मैं आपको बना देता हूँ, उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी सही हैं।
बाल अपराधियों के लक्षण होते हैं, इनके व्यक्तित्व में स्थिरता रहती है, दूरदर्शिता होती है, औसत शारीरिक संरचना वाले, गठीले, शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं, स्वभाव से वे विध्वंस नहीं होते हैं। देखिए यहाँ ध्यान समझना, बाल अपराधी होते हैं उसमें उनके जो शारीरिक संरचना है वो बहुत थोड़ी सी दूसरे बालकों की तुलना में थोड़ी सी अलग होती है। जैसे विद्यालय के अंदर हम लोग देखते हैं, ये अनुभव करते हैं, अगर कोई बाल अपराधी बालक है उसके जो शारीरिक जो ढांचा है, उसकी जो संरचना है जैसे कह सकते हैं, वो दूसरे बालकों से थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। ये उसका एक लक्षण है, पहचान का तरीका है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? यहाँ ध्यान रखना, किस ऐसा कौन सा सिद्धांत इसमें गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए यहाँ समझ लीजिएगा, गामक और भाषा ये एक क्रमबद्धता है। ये क्या है? क्रमबद्धता। तो यहाँ पर विकास क्रम का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत। प्रशिक्षण के स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत। देखिए ये अधिगम है, प्रशिक्षण के स्थानांतरण। यहाँ देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ अगर ऐसा लिख दें अधिगम, देखिए कभी कभी अधिगम भी ना लेकर के सीधा लिख देंगे अंतरण, अंतरण के स्थानांतरण। इसीलिए थोड़ा समझना है, अंतरण हो प्रशिक्षण हो, ये कुछ भी लिखा जाए, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर दे रहे हो आप, कौन है? थॉर्नडाइक हैं। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता सीखने के लिए उत्तरदायी है? यहाँ क्रियाशीलता शब्द आ गया, ऑपरेंट सिस्टम शब्द आ गया है, आसानी से पकड़ सकते हो। क्रिया प्रसूत का मतलब ही ऑपरेंट होता है। क्रिया प्रसूत, क्रियाशीलता अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। इसका सही उत्तर 1 नंबर है। देखिए उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया जिसे कह सकते हैं, अनुक्रिया कह सकते हैं, एस और आर। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये पावलोव का है। प्रबलन का सिद्धांत सीएल हल का है, सीएल हल। क्रिया की सफलता में संतोष और असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक के नियम को इंगित करता है। कौन से नियम को इंगित करता है? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां का सही उत्तर है प्रभाव। देखिए सुखद दुखद, संतोष असंतोष, पुरस्कार दंड, ये सभी भाग इसी के आते हैं, ये सभी भाग प्रभाव से संबंधित हैं। यहाँ एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं आपसे, उपयोग अनुपयोग अगर इस तरह से हो, अनुपयोग, उपयोग अनुपयोग अगर इस तरह से हो तो आप बता सकते हो ये किसके सब भाग हैं? उपयोग अभ्यास नियम के हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। अधिगम की सफलता कब है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। जैसे हमने अभी पढ़ा था, सीखना प्रारंभ होता है किससे? जिज्ञासा से होता है। घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, पीना घोड़े पर निर्भर है। उत्कृष्ट इच्छा कितनी है? उत्कृष्ट इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय है। कैसे अभिप्रेरित करेंगे? बालकों को मोटिवेट कैसे करेंगे? दंड का भय दिखाना, सफलता का पूर्व ज्ञान करना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, सामर्थ्य अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। देखिए बालक तब अभिप्रेरित होता है जब उसके अच्छे कार्यों की क्या की जाए? प्रशंसा की जाए, तब वो अभिप्रेरित होता है। निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। कृत्रिम अभिप्रेरक अजैविक कह सकते हैं, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, उक्त सभी ये सब कृत्रिम हैं, ये जैविक नहीं है। पुरस्कार,
प्रशंसा, दंड, उक्त सभी। ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। आदत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिप्रेरक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके प्रकार पूछे जाते हैं, कौन सा जैविक है कौन सा अजैविक है। निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? निष्पादन परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हॉर्सन, मे, क्रो एंड क्रो, हॉर्न या वुडवर्थ। तो हम समझ लीजिएगा, उपलब्धि परीक्षण और उसी जैसा एक शब्द प्रयोग में किया जाता है निष्पादन परीक्षण, हॉर्सन तथा मे। व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। परिभाषा किसने दी? ऑलपोर्ट ने, वुडवर्थ ने, मॉर्टन ने, हंट ने। ये परिभाषा दी थी ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ये परिभाषा याद करनी चाहिए। स्ववास्तविकरण की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? स्ववास्तविकरण की अभिवर्णना मास्लो ने, मैनिंजर ने, वेबस्टर ने, स्किनर ने। उत्तर दीजिए। वेबस्टर ने। अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है अनुकूलन, वेग, स्तर, क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा प्रश्न लगा। इससे हम समझ सकते हैं किस प्रकार के व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि होती है। देखिए, क्षेत्र, स्तर, वेग, ये किस अलग एक जैसे लगते हैं, और यहाँ जो अनुकूलन है, अनुकूलन समायोजन है, ये अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। बाकी सभी अमूर्त बुद्धि की विशेषताएं होती हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना, मानचित्र बनाना, मकान के नक्शे बनाना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है, जो कि अपने ऑफिस में बैठ करके और दूर के प्रोजेक्टर होते हैं उन प्रोजेक्ट के सारे चित्र बना देते हैं। जॉन डीवी ने बल दिया संप्रत्यात्मक विकास पर, जैविक प्रवृत्ति पर, चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर, गतिशील संतुलन पर। जॉन डीवी ने सबसे ज्यादा बल दिया था चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर सबसे ज्यादा बल दिया था। अधिगम सिद्धांतों में वो कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए, निर्मितवादी सिद्धांत, निर्मित यानी कुछ न कुछ क्या करना, निर्माण। निर्माण किसका? ज्ञान का भी संग्रह निर्माण कह सकते हैं, निर्मितवादी। चिंतन, अनुभव, समस्या समाधान या संरचना। यहाँ संरचना उत्तर मत दीजिएगा, ध्यान रखिए, इसमें होगा अनुभव। अनुभव। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का गुण नहीं है? रचनात्मकता, मौलिकता, लचीलापन। ये इसका गुण है। अनुपयोगिता ये इसका गुण नहीं है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन है मैकडूगल का, क्रो एंड क्रो का, रॉबिन्सन का या सिम्पसन का? सही उत्तर होगा इसका क्रो एंड क्रो का। निरीक्षण विधि से छात्रों की जिन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, विधि का नाम क्या है? निरीक्षण विधि। संवेगात्मक विकास का, सामाजिक मूल्यों का, व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता का, व्यवहारगत परिवर्तनों का। निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, इसके द्वारा व्यवहार क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ बौद्धिक परिपक्वताओं की क्षमताओं का भी इसके साथ अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद कौन सा है? देखिए, थोड़ी देर प्रश्न आया था अंतिम पद कौन सा है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद कौन सा है? सबसे पहले समस्या का ज्ञान होना जरूरी है। समस्या का ज्ञान होने के बाद समस्या का क्या किया जाएगा? फिर समस्या का चयन किया जाएगा।
चयन करने के बाद तथ्यों का संग्रह करेंगे, फिर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस तरह से एक समस्या समाधान क्या कहते हैं, अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। ये परिभाषा किसकी है? स्टीफन कोरे की, मॉली की, कॉर्टर गुड की या बेस्ट की? ये परिभाषा स्टीफन कोरे की है, स्टीफन कोरे। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किस अवस्था में होता है? आसान प्रश्न है। अगर आपको रूसो की परिभाषा याद आती हो कि बालक शुरुआत के अंदर शिशु के जो शिक्षक हैं वो रूसो ने किसको कहा था? हाथ, पाँव, नेत्र, यही तो शिक्षक बताए थे, प्रारंभिक शिक्षक बताए थे। अवस्था कौन सी? शैशवावस्था। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम से, अनुकरण से, नाटक व अभिनव से या विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है? सामाजिक व्यवहार की शिक्षा की बात आती है तो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ही दी जा सकती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति, ध्यान से समझिएगा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। कथन सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, ये कथन किसका है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। इतना ही याद कर लीजिए और उत्तर है इसका वैलेंटाइन। इसका उत्तर वैलेंटाइन। व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं, उक्त सभी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो सभी में प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उक्त सभी। अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आसान प्रश्न है, जल्दी से आप सभी इसका उत्तर दे दीजिए। बागले ने, जुड ने, बगड्रुगर ने या हल ने? जुड ने ये सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जनरलाइजेशन थ्योरी दी थी। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, बाधक हो, ध्यान से समझ लेना, जब मैं ये बार बार कहता हूँ बाधक हो, नकारात्मक होगा हमेशा, जिसमें बाधकता का भाव हो, कठिनाई अनुभव करें तो नकारात्मकता है, और बाधक ना होकर के सहायक हैं तो सकारात्मक है, न बाधक है न सहायक है तो फिर वो कैसा है? शून्य स्थानांतरण होगा वो। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, कबूतर पर? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे बिल्ली पर। पावलोव ने अपने प्रयोग किए किस पर? कुत्ते पर। स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे चूहे पर और कबूतर पर भी। स्किनर ने दोनों पर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक सामाजिक प्रेरक की श्रेणी में आता है? पुरस्कार, आत्मगौरव, अनुकरण, यौनेच्छा। सामाजिक प्रेरक की श्रेणी में हमेशा आत्मगौरव आएगा इसके अनुसार। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है। आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उक्त सभी। जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में व्यक्त किया? विचार प्रधान व भाव प्रधान,
तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रदान, विचार प्रदान व दिव्य दृष्टि प्रदान, या उक्त सभी प्रकार के अंतर्मुखी व्यक्तित्व के इन सभी भागों में विभाजित किया है। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन किसका है? बोरिंग, लैंगफेल या वेल्ड का है? बिल्कुल सही बात है, ये प्रश्न बोरिंग, लैंगफेल और वेल्ड का है। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? संवेगात्मक स्थिति, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, उक्त सभी। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य तब तक प्रभावित होता रहेगा जब सामाजिक स्थिति स्थिर नहीं होगी, बेरोजगारी बनी रहेगी, सामाजिक परिवर्तन होते रहेंगे, उक्त सभी सही है। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? सीधा सीधा इसका उत्तर है साहचर्यवाद सिद्धांत दिया था जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। साहचर्यवाद सिद्धांत के जनक जॉन लॉक है। सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु निर्मित बिन्ने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्रम किस तरह से रखा गया था? प्रश्नों का क्रम था कठिन से सरल की ओर प्रश्नों का क्रम रखा गया था। किस उम्र में बालक अपने आप को अलग प्राणी समझने लगता है? वो अपने आप दूसरों से बिल्कुल अलग समझने लगता है। 6 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में। 1 वर्ष का होता है तब वो अलग प्राणी समझने लगता है। शिक्षण प्रक्रिया में बालक का किस प्रकार का विकास किया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उक्त सभी? शिक्षण प्रक्रिया के अंदर सर्वांगीण विकास किया जाता है और सर्वांगीण विकास में ये सारी बातें समाहित होती हैं। मूल्यांकन के 2 पहलू शैक्षिक व सशैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलू हम पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सशैक्षिक में शामिल कौन होते हैं? जीवन कौशल, सपाठ्यक्रम अभिवृत्तियां, मूल्य, उक्त सभी। वो सभी बातें शामिल होती हैं। सशैक्षिक गतिविधियों के अंदर खेल कूद भी होगा, जीवन कौशल भी होगा, अन्य गतिविधियां उक्त सभी शामिल हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य मैं आपको वापस कह देता हूँ, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना है, न कि विद्यालय के आर्थिक ढांचे में सुधार करना है। पैसे इकट्ठे नहीं करने, विद्यालय के अंदर सुधार करना है, कार्य प्रणाली में सुधार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है? उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की? इसमें व्यापकता नहीं है, अति संकुचित है, लचीलापन नहीं है। देखिए सब में उत्तर कैसा आता है? नहीं है, नहीं है, अति संकुचित है, संकुचित भी ज़्यादा है, ये सर्वव्यापी है तथा सार्वभौमिक है। इसका सही उत्तर ये होगा, सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक है। जीन पियाजे ने प्राक संक्रिया काल की अवधि कौन सी बताई? अब मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि काफ़ी समय से जीन पियाजे डिस्कस होता रहता है और जीन पियाजे तब आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राक संक्रिया अवस्था कौन सी अवस्था? जब संक्रिया शुरू हो जाती है लेकिन थोड़ी सी कैसी होती हैं? प्राक होती हैं। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो सब। 2 से लेकर कौन सा? 7 वर्ष की अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बुद्धि के संक्रिया उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ संक्रिया का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? टर्मेन के द्वारा, बिन्ने के द्वारा, सिरिल बर्ट के द्वारा या फिर गिलफोर्ड के द्वारा? गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था वो संक्रिया उत्पत्ति सिद्धांत था, वो संक्रिया था, उत्पत्ति सिद्धांत था। थैंक यू दोस्तों, आज इस टेस्ट सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। कितने आपके प्रश्न सही हुए अपने स्कोर को शेयर कीजिए। ईमानदारी के साथ में अपने मन के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसमें जो भी प्रश्न आपको ऐसा लगा
जो प्रश्न हमारे द्वारा पहली बार सुना गया है उन प्रश्नों का संग्रह करते रहिए। और मैं कोशिश में हूँ कि आपके इस टेस्ट सीरीज़ में कुछ बदलाव भी होगा और कुछ नया भी होगा, लेकिन जब तक हो तब तक आप लोग इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।